की शुरुआत में हमें रियो नाम के एक बंदे को माइकल एंजल के सामने दिखाया जाता है, जो कि ट्रक उनके मेहरबानी से यहाँ पर आ गया होता है। माइकल भी यहाँ पर काफी खुश था क्योंकि बहुत ही समय हो गया था जो कोई विजिटर उसे मिला है। रियो समझ जाता है कि वो रीइंकार्नेट होने वाला है, लेकिन वो पूछता है कि वो अपने न्यू लाइफ में क्या करेगा। माइकल कहता है कि रियो जैसे थे तैसे रह सकता है। माइकल को ये बताया नहीं गया है कि उसे रियो को कैसे या कौन से मिशन के लिए रीइंकार्नेट करना है। ये सुनने के बाद रियो सोचने लगता है कि भाई वो अपनी न्यू लाइफ में क्या करे। थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो माइकल से कहता है कि वो स्लो लाइफ जीना पसंद करेगा। माइकल रियो को बताता है कि वो फाइन नाम की दुनिया में रीइंकार्नेट होने वाला है, जो कि पूरी मैजिक से भरी हुई है। हालांकि बस 20% ही लोग मैजिक स्पेल को कास्ट कर सकते हैं। रियो वाटर एलिमेंट में कैपेबल है। लियो ने स्लो लाइफ को चुना होता है तो उसे रोंडो के फॉरेस्ट में रीइंकार्नेट कर दिया होता है, जहाँ रियो को एक हाउस और 2 महीने का खाना प्रोवाइड कर दिया होता है। यहाँ रियो देखता है कि उसको जो घर प्रोवाइड किया गया है वहाँ पर एक आइस हाउस भी है। रियो समझ जाता है कि शायद ये भी मैजिक से ही बना हुआ है और ये फूड को स्टोर करने के लिए बना है। आगे रियो टेबल पे पड़ी हुई एक बुक को पढ़ रहा होता है, जिसमें इस जंगल में कौन कौन से मॉन्स्टर है उनकी इन्फॉर्मेशन दी होती है। लैंग्वेज अलग होती है, फिर भी रियो इसे पढ़ पा रहा था। वैसे रियो को अपने घर के अंदर कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि उसके घर के साइड में एक बैरियर भी लगा हुआ है, तो कोई भी मॉन्स्टर रियो के घर के एरिया के अंदर नहीं आ सकता। आगे रियो बाहर आता है और कहता है कि वाटर सामने आ जाओ। हम देखते कि एक वाटर बॉल आ जाता है। इसके बाद रियो इमेजिन करके सेम कहता है और हम देखते कि वाटर फिर आ जाता है। रियो समझ जाता है कि इमेजिन करके भी वो अपने वाटर पावर को कास्ट कर सकता है। आगे रियो एक टब में वाटर भरता है। रियो नहाने वाला था, लेकिन ये वाटर एकदम ठंडा होता है। रियो बाहर आके लकड़ियों का यूज करके आग को जलाने की कोशिश करता है। वो काफी ज्यादा ट्राई करता है पर आग नहीं जलती। रियो सोच लगता है कि अब वो क्या करे। तभी रियो की नजर सन पे आती है। रियो को एक आइडिया आ जाता है। रियो एक बकेट में वाटर भरता है, फिर अपने पावर का यूज करके उस वाटर को फ्रीज कर देता है। रियो कहता है कि उसे डायरेक्ट आइस को कैसे कास्ट करना है इसके बारे में भी जानना होगा। स्पेशली अभी रियो को आइस स्पेयर बनाने का काफी ज्यादा मन हो रहा होता है। खैर आगे हम देखते कि आइस को शेप देके रियो ने उसे मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बना दिया होता है। रियो उसका यूज करके सन की रेस से लकड़ी पे आग लगा देता है और आगे मस्त से गर्म पानी से नहाने लगता है। यार रियो सोचने लगता है कि अगर वो अच्छे से सोचेगा तो शायद से वो हॉट वाटर को भी डायरेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अगले दिन हम देखते कि रियो खाना खाता है। उसे पता है कि उसके पास 2 मंथ का खाना है, यानी उसे अभी से हंटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि उसका फूड सप्लाई भरा रहे। बुक को पढ़ने के बाद रियो को पता था कि बाहर के मॉन्स्टर काफी खतरनाक है। इसे सिंगल नाइफ से वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उसे ऑफेंसिव मैजिक सीखना होगा। रियो बाहर आके अपने एक वाटर बॉल को कास्ट करता है। वाटर बॉल काफी तेजी से आगे जाता है। रियो बहुत ही खुश हो गया होता है कि उसका पहला अटैक स्पेल सक्सेसफुल रहा। पर रियो जैसे ही ट्री के पास आता है वो देखता है कि इससे डैमेज तो कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि रियो भी तुरंत रियलाइज कर लेता है कि ऐसे अटैक से कहाँ ही इम्पैक्ट होगा। खैर वो हार नहीं मानता, अभी तो उसने बस शुरुआत की है। रियो कहता है कि अगर वाटर बॉल से कुछ नहीं हुआ तो मैं वाटर जेट को कास्ट करूंगा। रियो वाटर जेट को कास्ट करता है पर इसकी रेंज बहुत ही ज्यादा कम होती है। ये देखने के बाद रियो कहता है कि यार मैं तो हार गया। लेकिन तभी उसे माइकल के साथ हुआ अपना कन्वर्सेशन याद आता है। रियो ने माइकल से पूछा होता है कि वो अपने मैजिक को यूज कैसे करे। माइकल ने बताया कि रियो जितना स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन करेगा उसका मैजिक उतना ही गहरा होता जाएगा। उसे ट्रेनिंग करके बार बार इमेजिन करना होगा, फिर उसका मैजिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते कि शाम हो गई होती है। रियो लगातार खुद को ट्रेन कर रहा था और अब उसके वाटर जेट की रेंज भी काफी बढ़ गई होती है। रियो नहाने के लिए आ जाता है और हम देखते कि इस बार उसने आइस बनाने की प्रोसेस को ऑपोजिट यूज करके डायरेक्ट हॉट वाटर को कास्ट कर दिया था। अगले दिन हम देखते कि रियो हवा में से एक क्रिस्टल को बनाता है और उसे न्यूक्लियर शेप भी देता है। पर रियो देखता है कि इसको क्रिएट होने में काफी टाइम लग रहा है। खैर वो इसे आइस लांस नाम देता है। रियो इसे अटैक करता है, लेकिन इसकी भी रेंज बहुत ही कम होती है। खैर रियो अभी के लिए दूसरी स्पेल की भी प्रैक्टिस करता रहता है। आगे शाम हो जाती है। रियो अभी एक साथ काफी सारे आइस लांस को क्रिएट कर पा रहा होता है, लेकिन तभी वो अचानक से काफी ज्यादा थक जाता है। रियो समझ जाता है कि उसका माना काफी खत्म हो गया होगा। इसके बाद हमें कई दिन बाद दिखाया जाता है। अभी रियो आइस लांस को बहुत ही जल्दी से क्रिएट कर पा रहा था। आगे रियो एक स्पेयर को भी बनाता है और अब हंटिंग करने के लिए बाहर जाने लगता है। रियो फॉरेस्ट में ऐसे ही इधर उधर घूम रहा होता है। तभी आगे वो नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई है। हम देखते कि ये तो एक जंगली सुअर होता है। उसे देख के रियो की बॉडी कांपने लगती है। जंगली सुअर रियो पे हमला करने के लिए आ रहा होता है। रियो इतना ज्यादा डर गया था कि उसकी बॉडी कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। जंगली सुअर पास आ रहा होता है। तभी रियो को अपने साथ अभी तक क्या क्या हुआ वो सब कुछ याद आता है और हम देखते हैं कि वो करेक्ट टाइम पे साइड में हो जाता है। जंगली सुअर फिर से अटैक करने के लिए आ रहा होता है। रियो जरा अपने आप को होश में लाता है। वो अपने मन में कहता है कि इस दुनिया में अभी मेरे पास मैजिक है। रियो सुअर के सामने एक आइस स्लाइड बना देता है, जिसपे सुअर फिसल जाता है। इसके बाद रियो आइस लांस को क्रिएट करता है और उधर टकराने से जंगली सुअर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है, जहाँ बुक से रियो को पता चलता है कि जंगली सुअर सबसे कमजोर काइंड के हैं। रियो कहता है कि क्या वो सबसे कमजोर थे। रियो को यहाँ पर पता चलता है कि बुक के लास्ट 2 पेजेस में स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी है। रियो को लास्ट के पेजेस में ड्रैगन की इन्फॉर्मेशन दिखती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ड्रैगन बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है जो पूरी सीरीज तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नीचे एक नोट भी दी होती है, अगर ड्रैगन से आपका सामना हुआ है तो जितना जल्दी हो सके भागना है। हालांकि भागने तक का भी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन लकी रहे तो बच जाएंगे। अगले पेज में रियो को आकुमा के बारे में इन्फॉर्मेशन दिखती है। ये फॉल्ट एंजल नहीं है, इनकी ओरिजिन क्या है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। बस प्रे करो कि आकुमा इनसे कभी भी सामना ना हो। आगे रियो अपने कपड़े निकालता है। हम देखते हैं कि वो फॉरेस्ट में एक आदि मानव बन के गया होता है। वो यहाँ पर एक फ्रूट को खाता है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि रियो पे एक असासिन हॉक बर्ड अटैक कर देता है। हालांकि हम देखते हैं कि वो उसके अटैक को डॉज कर दिया था। हम देखते हैं कि इस बर्ड का अटैक काफी खतरनाक था। इसके अटैक के इम्पैक्ट से पेड़ टूट गए थे। रियो भागने लगता है। वो अपने पीछे आइस शील्ड लगा रहा था ताकि असासिन हॉक उससे दूर
नहीं पाए। रियो हमें बताता है कि असैसिन हॉक एक स्लैश का यूज करता है जो एक टाइप का मैजिक है और ये इनविजिबल होता है। हालांकि इनका मेन वेपन इनके शार्प नाखून होते हैं जिससे वो सीधा अपने शिकार की गर्दन को उखाड़ देते हैं। रियो देखता है कि भाग के कुछ फायदा नहीं है, वो फाइट बैक करता है। पहले वो वाटर जेट से हमला करता है लेकिन असैसिन हॉक रियो के अटैक को आसानी से डॉज कर देता है और बहुत तेजी से रियो पे ही अटैक करने के लिए आ रहा होता है। रियो अपने सामने नुकीली आइस शील्ड लगा देता है जिससे असैसिन हॉक टकरा के नीचे गिर जाता है। हालांकि वो तुरंत ही हवा में उड़ जाता है। हम देखते हैं कि नुकीले आइस की वजह से असैसिन हॉक की एक आंख फूट गई होती है। वो थोड़ी देर रियो को देख के यहाँ से निकल जाता है। रियो कहता है कि यार ये स्लो लाइफ जितनी मैंने सोची थी उससे काफी ज्यादा हार्ड है। आगे रात हो जाती है। हम देखते हैं कि असैसिन हॉक से लड़ते हुए रियो घर का रास्ता भूल गया होता है। वो आगे बढ़ रहा होता है। उसे लग रहा था कि शायद से वो अपने घर पहुंच गया है लेकिन तभी रियो को सामने एक रिवर के बीच में कोई दिखता है जिनके सर ही नहीं होते। इसके बाद हमें सीधा सुबह दिखाया जाता है जहाँ रियो फॉरेस्ट में एक स्नेक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वो फिशिंग भी करता है। घर आने के बाद रियो अपनी ट्रेनिंग करता है। आगे हम देखते हैं कि वो समुद्र के गहराई में भी जाता है जहाँ उसके सामने एक बड़ा सा ऑक्टोपस आ जाता है। खैर वो वहाँ से भाग निकलता है। आगे हम देखते हैं कि रियो ने अबरसिव जेट नाम के एक न्यू मैजिक स्पेल को क्रिएट कर दिया होता है। इससे वो बड़े पत्थर को भी काफी आसानी से काट रहा होता है। रियो कहता है कि मैं मैजिक को काफी आसानी से सीखता जा रहा हूँ। अगर रात को हम देखते हैं कि रियो इसके पास आ जाता है। हमें पता चलता है कि ये एक डलहन है। रियो अपने मन में सोच रहा होता है कि मॉन्स्टर बिगिनर एडिशन बुक में इस डलहन के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है, तो क्या ये मॉन्स्टर में कंसिडर नहीं होता या फिर बिगिनर एडिशन बुक के लिए ये कुछ ज्यादा ही है। खैर रियो इस पे अटैक करने लगता है पर हम देखते हैं कि डलहन रियो के सारे ही अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर रहा होता है। डलहन भी रियो पे एक अटैक करता है जिसे रियो अपने आइस से ब्लॉक कर देता है। डलहन और एक अटैक करता है जिसे रियो डॉज करके डलहन पे वार करता है। हालांकि डलहन तो बहुत ही आसानी से रियो के अटैक को डॉज कर देता है और वो रियो पे एक स्लैश मार देता है। रियो बड़ी मुश्किल से अपने आइस का यूज करके अटैक को ब्लॉक करता है। हम देखते हैं कि वो नीचे गिर गया था। रियो अपने मन में कहने लगता है अभी भी मेरा इसके सामने कोई भी चांस नहीं है, पर एक कारण है जिसकी वजह से मैं रोज रात यहाँ पर आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे कह रहा है कि वो मुझे शेप में लाएगा। तभी हम देखते हैं कि डलहन के पास भी वाटर मैजिक है। वो अपनी मैजिक का यूज करके अपने स्वॉर्ड को लंबा करता है और इसे एक वाटर स्वॉर्ड बना देता है। डलहन रियो के पास आता है। वो इस इफेक्ट को हटा देता है और स्वॉर्ड रियो को देता है। क्या तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं इसे मास्टर कर लूं? रियो स्वॉर्ड को लेता है। इसके बाद डलहन यहाँ से चला जाता है। आगे सुबह हम देखते हैं कि रियो के सामने वही असैसिन हॉक आगे होता है जिसकी उसने आंख फोड़ी थी। पर रियो देखता है कि ये असैसिन हॉक बहुत ही डार्क हो चुका है। रियो समझ जाता है कि ये इवॉल्व होकर यहाँ पर आया है। असैसिन हॉक रियो पे अटैक कर देता है। रियो काफी सारी आइस वॉल को लगा देता है लेकिन हॉक के अटैक से वो सारी बहुत ही आसानी से टूट जाती है। रियो भागने लगता है और हॉक के अटैक से बस बच ही रहा होता है। हॉक डायरेक्ट अटैक करने के लिए आ रहा होता है इसलिए रियो बहुत सारी आइस वॉल को एक साथ लगा देता है। हॉक उन सभी को तोड़ देता है। हालांकि रियो ठीक था, सामने से अटैक का होता है इसलिए रियो ऑलरेडी आइस वॉल को रेडी कर देता है। वो आइसलैंड से हॉक पे अटैक करने का ट्राई करता है पर हॉक वहाँ से निकल गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉक एक साउंड से रियो पे अटैक करता है जिसकी वजह से रियो की सारी आइस वॉल वैनिश हो जाती है। हाँ ये क्या, ये तो सब गायब हो गई। क्या इसके पास कोई मैजिक निगेशन भी है क्या? यार इवॉल्व हो गया तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। एक मिनट, कुछ तो होने वाला है। हम देखते हैं कि हॉक रियो पे थंडर से अटैक कर देता है। रियो बड़ी मुश्किल से इस अटैक को डॉज करता है। हॉक अटैक करने के लिए आ रहा होता है। रियो डलहन ने दी हुई स्वॉर्ड को निकालता है और हॉक के अटैक से बच जाता है। हम देखते हैं कि रियो ने स्वॉर्ड में मैजिक डालना भी सीख लिया था। स्वॉर्ड का यूज करके आगे रियो हॉक के काफी सारे अटैक को ब्लॉक कर देता है। आगे हॉक बहुत ही तेजी से रियो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है लेकिन रियो उसके बॉडी में स्वॉर्ड को घुसा देता है और आगे हम देखते हैं कि हॉक नीचे पड़ा होता है। रियो उसके पास आता है। मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने तुम्हारी आंखें फोड़ी, भले हम दोनों ने अपना पूरा जोर लगाया और फिर भी तुम हार गए। यकीनन तुम्हारे लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा लेकिन अगर तुम भी मेरे सामने नहीं आते तो मैं खुद को इतना ग्रो नहीं कर पाता। तुम फिर से मेरे सामने आ जाओगे, इस बात को मैं जानता था इसलिए मैं स्ट्रॉन्गर होता रहा। मुझे खुद को इम्प्रूव होने देने का चांस देने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। रियो स्वॉर्ड को निकाल देता है और असैसिन हॉक खत्म हो जाता है। तभी हम देखते कि एक ड्रैगन यहाँ पर आ जाता है। वो रियो के सामने ही आ जाता है। यह ड्रैगन बात कर पा रहा होता है। टेलीपैथी से वो रियो से कहता है तुम ह्यूमन? हाँ ये बात कर पा रहा है। हाँ बढ़िया लग रहा है। बहुत समय हो गया जब मैं किसी से टेलीपैथी से बात कर रहा हूँ। वैसे मुझे नहीं लगा था कि ये काम करेगा। क्या टेलीपैथी? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम्हारा किसी बर्ड से सामना हुआ है? वो असैसिन हॉक था जो कि इवॉल्व हुआ है। हुआ तो है। वो तुम्हारा कोई मिनियन या रिलेटिव तो नहीं था ना? क्योंकि होगा तो मुझे तुमसे माफी मांगनी होगी। अच्छा तो तुमने उसे स्लैश मारा है? हाँ क्या बात है, दिखने में छोटे हो पर तुम्हारे फीट तो काफी इंप्रेसिव है। वैसे वो जो रेयर वेपन तुम्हारे पास है क्या ये? जैसे कि मैंने सोचा था, फेरी किंग की स्वॉर्ड। अगर उन्होंने तुम्हें ये स्वॉर्ड दी है इसका मतलब ये है कि तुमने उनका फेवर अर्न करने के लिए कुछ किया होगा। मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। हाँ लेकिन मुझे भी तुमसे कुछ सवाल करने हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ? इसके बाद हमें सीधा शाम को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि ड्रैगन को वापस आने के लिए आवाज आ गई होती है। वो रियो से कहता है कि अभी उसे जाना होगा। ड्रैगन ने रियो को जो कुछ भी बताया होता है उसके लिए वो उसको थैंक्स कहता है। वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम रियो है। रियो मेरा नाम है लेविन। चलो मिलते हैं फिर से। इतना कहने के बाद ड्रैगन यहाँ से चला जाता है। यार लगा नहीं था कि मैं कभी ड्रैगन से भी बात करूंगा। फैंटेसी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हमें माइकल को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे देखने मिलता है कि रियो के पास एक हिडन ट्रेट है। आखिर उसके पास ये कैसे आया? 1000 साल पहले जब मैंने पहली बार उस लड़की को दूसरी दुनिया में भेजा था उसके बाद से किसी के पास भी नहीं था। रियो का हिडन ट्रेट है इटर्नल यूथ। यानी इसका मतलब ये है कि रियो अभी हमेशा के लिए यहीं रहेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि रियो सी फूड लेने के लिए सी के पास आया था लेकिन यहाँ पर वो एक क्रैश हुई शिप को देखता है। पास जाने के बाद रियो देखता है कि यहाँ पर एक बंदा मरा हुआ है लेकिन तभी उसी साइड में से एक दूसरे बंदे की आवाज आती है। आगे हमें
में दिखाया जाता है कि ये जो बंदा है रात में इसके शिप पे जायंट ऑक्टोपस ने हमला कर दिया था, इसलिए शिप डिस्ट्रॉय हो गई थी। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब बंदा देखता है कि वो जिंदा है। वो बाहर आता है, वो सोच रहा होता है कि भाई अभी वो कहाँ पर है। तभी इसे रियो की आवाज आती है। बंदा हैरान हो जाता है क्योंकि वो रियो को बिल्कुल भी सीरियस नहीं कर पाया था। यहाँ पर रियो के ऐसे कपड़े देखने के बाद बंदा समझ नहीं पा रहा होता है कि वो रियो से क्या बात करे। खैर बंदा रियो को अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसका नाम एबल है। एबल को पता चल गया होता है कि रियो ने उसे बचाया है, इसके लिए वो रियो को थैंक्स कहता है। रियो कहता है कि यार उसने कुछ ज्यादा नहीं किया है, उसने तो बस उसे घर लाया। रियो एबल से कहता है कि दूसरी कोई भी नहीं बच पाए। एबल कहता है कि चिंता की कोई भी बात नहीं है क्योंकि जो बाकी के दूसरे लोग थे वो स्मगलर्स थे, तो वो मारे गए हैं तो अच्छा ही है। तभी एबल को भूख लग जाती है। ये दोनों खाना खाने लगते हैं। एबल रियो से पूछता है कि क्या उसके पास दूसरे कपड़े नहीं है। रियो बताता है कि नहीं और वो बिना धागे के नए कपड़े बना भी नहीं सकता। एबल रियो से कहने का सोचता है कि वो तो डायरेक्ट जाके नए कपड़े खरीद सकता है, लेकिन वो रुक जाता है। रियो की कंडीशन देखने के बाद एबल समझ जाता है कि उसके पास पैसे कहाँ होंगे। रियो बताता है कि यहाँ आसपास कोई भी लोग नहीं रहते। ये सुनने के बाद एबल थोड़ा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये फूड डायरेक्ट रियो ने हंट करके हासिल किए होंगे। रियो भी हाँ कहता है। एबल पूछता है कि क्या रियो इस नाइफ का यूज करके हंटिंग करता है। रियो बताता है कि नहीं, ये बस सेल्फ डिफेंस और हंटिंग के बाद क्लीनिंग करने के लिए काम आता है। रियो एबल को अपना वाटर मैजिक दिखाता है और बताता है कि वो एक वाटर मैजिशियन है। ये देख के एबल थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो रियो को बताता है कि सेंट्रल प्रोविकेंस में भी सिर्फ आधे लोग ही मैजिक को यूज कर सकते हैं। रियो को याद आता है कि माइकल ने तो उसे कहा था सिर्फ 20% ही लोग मैजिक को यूज कर सकते हैं। खैर आगे एबल रियो से कहता है कि उसे कोस्ट देखना है जहाँ पर रियो को वो मिला था। ये दोनों उधर की तरफ जा रहे होते हैं। एबल रियो से पूछता है कि अगर वो एक मैजिशियन है तो उसके पास कोई स्टाफ नहीं है। रियो कहता है कि नहीं, वो स्टाफ को नहीं रखता। एबल को लग रहा होता है कि रियो उसे झूठ बोल रहा है। वो अपने मन में कहता है कि शायद से रियो की स्टाफ खो गई होगी और इसीलिए वो ऐसी गरीबी में जी रहा है। यहाँ एबल को रियो एक कमजोर सा लड़का लग रहा होता है। वो रियो से कहता है कि वो रियो के आगे चलेगा ताकि कोई ट्रबल आया तो उसे तुरंत हैंडल कर पाए और रियो को कुछ ना हो। रियो कह रहा होता है कि यार मैं संभाल लूंगा, लेकिन एबल नहीं मानता। वो कहता है कि उसकी रेपुटेशन खराब होगी क्योंकि वो हमेशा सबको बचाता है। खैर आगे हम देखते हैं कि दोनों किनारे आ जाते हैं। या आने के बाद ये दोनों देखते हैं कि सारी डेड बॉडीज यहाँ से गायब हो चुकी हैं। यहाँ तो कोई भी डेड बॉडी नहीं है। या तो उनको मॉन्स्टर ने खा लिया होगा या वो सी के भाव में चले गए होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर तुमने मुझे बचा नहीं होता तो मेरे साथ भी सेम होता। हाँ मुझे कहना चाहिए कि मिस्टर एबल आप काफी लकी हो। हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ। इसलिए इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है यार। तुम मुझे डायरेक्टली एबल कह के बुला सकते हो, लेकिन तुम हो जिसने मुझे बचाया है। तुम्हारे मुँह से मिस्टर कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मिस्टर एबल आप तो मुझसे काफी बड़े हैं। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हें सीधा एबल कह के ही बुलाऊंगा। शुक्रिया, मैं अपने सारे दोस्तों से भी मुझे ऐसी बात करने को कहता हूँ। अरे यार जो मुझे चाहिए वो मुझे मिला ही नहीं। तो एबल तुम अब आगे क्या करने वाले हो? मुझे अपने दोस्तों से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। एबल लून टाउन में जाने का सोच रहा होता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं है कि अभी वो कहाँ पर है। रियो को भी लून टाउन कहाँ पर है इसके बारे में कुछ पता नहीं था। एबल रियो से पूछता है कि क्या वो एबल का गाइड बन के उसके साथ चलेगा। लेकिन रियो के लिए ये काफी अचानक था। एबल कहता है कि रियो इसे एक जॉब की तरह समझे और आगे रियो को इससे फायदा ही होगा। एबल बस रियो की हेल्प करना चाह रहा होता है। रियो थोड़ा सा सोचता है और वो एबल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो एबल से कहता है कि उसे तैयारी करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो लोग कल लून टाउन के लिए निकलेंगे। एबल कहता है कि हाँ बिल्कुल चलेगा। आगे रात हो जाती है। रियो यहाँ एबल से कहता है कि उसे किसी को गुड बाय करने के लिए जाना है। रियो की ये बात सुनने के बाद एबल थोड़ा सा हैरान था कि आखिर इतनी रात को कौन जग रहा होगा। रियो बताता है कि वो इसी समय पर आते हैं। मुझे उनको बताना होगा कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। एबल रियो को ध्यान से जाने को कहता है। रियो के जाने के बाद एबल यहाँ मन में सोच रहा होता है कि रियो ने तो उसे कहा था यहाँ पर कोई भी रहता नहीं। खैर एबल सोचता है कि शायद रियो किसी अपने लव्ड वन को प्रे करने के लिए जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रियो डलन के पास आया होता है। वो डलन को बताता है कि कल से वो कुछ समय के लिए रोंडो फॉरेस्ट से दूर जा रहा है। डलन ने रियो को अभी तक जो कुछ भी सिखाया है उसके लिए रियो डलन को थैंक्स कहता है। और इनके बीच में आज एक आखिरी प्रैक्टिस चालू हो जाती है। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर रियो बहुत ही ज्यादा थक गया था। डलन जाने लगता है। रियो उसको एक और बार थैंक्स कहता है। तभी हम देखते हैं कि डलन यहाँ पर एक बड़े से वाटर ऑर्ब को बनाता है और उसे रियो की तरफ भेजता है। हम देखते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक सुंदर सा आउटफिट होता है। क्या ये मेरे लिए है? आपका एक और बार शुक्रिया, मैं इसे प्राइड के साथ पहनूंगा। डलन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है। रियो ने डलन ने दिए हुए आउटफिट को पहन लिया होता है। एबल से कहता है कि इसमें रियो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये दोनों अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। जाने से पहले रियो एक बार अपने छोटे से घर को देखता है। आगे बढ़ते हुए इनके सामने एक जंगली सुअर आ जाता है। एबल कहता है कि वो इसे संभालेगा। एबल आगे जाके अपने कॉम्बैट स्किल टोटल इम्पालमेंट को यूज करके सुअर को एक ही हिट में खत्म कर देता है। रियो भाई एबल के कॉम्बैट स्किल को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। वो उसे पूछता है कि आखिर उसने ये कहाँ से सीखा। एबल बताता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे स्वॉर्ड्समैन और वो लोग जो वेपन का यूज करते हैं वो यूज करते हैं। आगे रात में हम देखते हैं कि ये दोनों एक पेड़ में अपना गुजारा कर लेते हैं। अगले दिन अपने जर्नी को कंटिन्यू करते समय इनको लिजार्ड फॉल को मॉन्स्टर दिखते हैं। हालांकि मॉन्स्टर का इन पे ध्यान नहीं आया होता, तो ये दोनों चुपचाप से साइड से निकलने का सोचते हैं। लेकिन आगे बढ़ते समय रियो सेंस करता है कि बहुत सारे लिजार्ड फॉल उनका पीछा कर रहे हैं। एबल कहता है कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, वो उनसे फाइट कर लेगा। रियो बताता है कि मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा है, वो अपने मैजिक का भी यूज करेगा। एबल रियो से कहता है कि यार पर तुम्हारे पास तो तुम्हारी स्टाफ है ही नहीं। रियो आइस लांस का यूज करके कुछ लिजार्ड फॉल को खत्म कर देता है और एबल को बताता है कि आगे से और भी ज्यादा मॉन्स्टर आ रहे हैं। यहाँ पर एबल रियो का मैजिक स्पेल को देख के हद से ज्यादा हैरान हो गया होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इन्होंने सभी लिजार्ड फॉल को खत्म कर दिया होता है। एबल रियो से
पूछता है कि उसने अभी कौन सी स्पेल को यूज किया था। रियो बताता है कि वो एक आइस लांस वाटर स्पेल है। एबल यहाँ पर इस बात से हैरान था कि रियो ने एक साथ 4 आइस लांस को क्रिएट कर दिया था। और रियो को बताता है कि विंड मैजिशियन कहते हैं कि स्पेल को कास्ट करते समय एक टाइम पे बस एक ही कास्टिंग हो सकती है। तो रियो ने सिंगल कास्टिंग में 4 आइस लांस को कैसे क्रिएट किया। रियो को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो बताता है कि शायद विंड मैजिक के लिए ये अलग होगा, पर वाटर मैजिक के साथ ये करना बहुत ही आसान है। एबल कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले रियो एक ग्लास और वाटर को कास्ट करता है। वो एबल से कहता है कि हमें हाइड्रेट भी रहना बहुत ही जरूरी है। आगे एबल यहाँ पर एक ब्रॉन्ज कॉइन को दिखाता है। यार मैंने पहले कभी भी पैसों को नहीं देखा। हाँ क्या सच में ये सिंगल ब्रॉन्ज फ्लोरिन है। नाइटली किंगडम में इसे यूज किया जाता है। लून टाउन भी वहीं पर है। वाह यार नाइटली ये कितना अच्छा नाम है। हाँ सेंट्रल प्रोविंस में हर कोई अपने अपने कॉइन्स को बदलते हैं, लेकिन वो सभी एक ही करेंसी का यूज करते हैं। क्या नाइटली किंगडम इसी सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट है? नाइटली किंगडम 3 बड़े नेशन में से एक है। दूसरे 2 है, एक डेवी एम्पायर और दूसरा है रियो। हम देखते हैं कि डेवी नाम सुनने के बाद रियो का पूरा मूड खराब हो जाता है। एबल पूछता है कि क्या उसे डेवी एम्पायर से कोई प्रॉब्लम है। रियो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस डेवो ही नाम बहुत ही ज्यादा घटिया लगा। रियो की ये बात सुनने के बाद भाई एबल थोड़ा हैरान हो जाता है। खेरे लोग काफी आगे निकल गए होते हैं। इनके सामने अभी बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं। आगे बढ़ते हुए एबल सेंस करता है कि साइड के पत्थर मूव हो रहे हैं। वो तुरंत जाके उस पत्थर को स्लैश मार के काट देता है। रियो भी आइस वॉल को लगाता है। हम देखते हैं कि उस पे भी पत्थर से अटैक हो गया था। हम देखते हैं कि इनके चारों तरफ से रॉक्स आ गए होते हैं। एबल रियो को बताता है कि वो दोनों रॉक गोलेम के नेस्ट में आ चुके हैं। रॉक गोलेम को देख के रियो कहता है अरे यार मुझे तो लगा था कि वो ज्यादा ह्यूमनॉइड शेप का होगा, जिसके हाथ या पैर भी होंगे। रियो मैं सबसे पास वाली को खत्म करने का ट्राई करता हूँ और तुम ये पे रुकना, ठीक है? एबल अपनी कॉम्बैट स्किल टोटल इम्पैलेंट का यूज करके पास वाले गोलेम पे अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोलेम तुरंत ही हील हो जाता है और एबल पे ही अटैक हो जाता है। एबल पीछे जंप लगा के अटैक को डॉज कर लेता है। कोई भी फायदा नहीं है, वो तुरंत ही हील होती जा रहे हैं। एबल अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो तो मैं एक अटैक को ट्राई करूँ? हाँ क्यों नहीं। हम देखते कि रियो 10 रेयर आइस फॉल को कास्ट कर देता है और इस गोलेम के ऊपर उसे गिरा देता है। रियो के इस स्पेल को देखने के बाद एबल हद से ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि आखिर ये क्या था यार। चलो एबल 2 गोलेम तो खत्म हो गए, बाकी पे भी मैं ऐसे स्पेल को कास्ट करूंगा। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रियो ने सभी गोलेम को खत्म कर दिया होता है। ये लोग आगे बढ़ गए होते हैं। इनके सामने एक बड़ा सा बेहेमोथ मॉन्स्टर इनको दिखाई देता है। तब ये दोनों देख रहे होते हैं कि बेहेमोथ पे अटैक करने के लिए वेवल्स मॉन्स्टर भी आ रहे हैं। रियो तो भाई बहुत ही एक्साइटेड हो गया था कि उसे अब 2 मॉन्स्टर के बीच में फाइट देखने को मिलेगी। हालात को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि बेहेमोथ मॉन्स्टर काफी डिसएडवांटेज में है। अरे नहीं एबल, बेहेमोथ आसानी से नहीं हारेगा। हम देखते हैं कि वेवल्स बेहेमोथ पे अटैक करने लगते हैं। हालांकि बेहेमोथ के पास भी मैजिक नेगेशन होता है, वो इस वेवल्स को बहुत ही आसानी से हरा देता है। ये देखने के बाद एबल बहुत ही हैरान हो जाता है और रियो काफी खुश हो जाता है। अरे यार आगे वो क्या था, वो काफी हद तक मैजिक नेगेशन जैसा था। आगे रात हो जाती है। ये दोनों एक जगह पे टेंट लगा के बैठ गए होते हैं। मैजिक नेगेशन, हाँ डंजन में मैंने इस जैसे इफेक्ट वाले ट्रैप के बारे में सुना तो है। क्या डंजन? कह रही हो तुम डंजन में इंटरेस्टेड हो? बिल्कुल, मैं एक दिन डंजन में जरूर जाना चाहूंगा। अरे फिर तो ये आराम से हो जाएगा। सेंट्रल प्रोविंस में एक ही डंजन है और वो कहीं और नहीं बल्कि लून टाउन में ही है जहाँ पर हम जा रहे हैं। हाँ एबल, तुम अब तक मुझसे ये सीक्रेट रख रहे थे? अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस पता नहीं था कि तुम्हें डंजन में जाना इतना पसंद है। आगे रियो एबल को सारे सीक्रेट बताने को कहता है। एबल बताता है कि लून टाउन में एल्व्स और डॉग्स रहते हैं। डॉग्स स्मिथ और फाइटिंग में काफी स्किल्ड है। एल्फ लून टाउन में सिर्फ एक ही है, बाकी के दूसरे एल्व्स ने वुड्स में सेटलमेंट किया है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये लोग आगे बढ़ते हैं। रियो कहता है कि जैसे ही हम इस माउंटेन से आगे जाएंगे शायद से हमें एक ह्यूमन टेरिटरी दिखेगी। एबल रियो से पूछता है कि आखिर उसे इस सब के बारे में पता कैसे है। हम देखते हैं कि ड्रैगन ने रियो को इन सब के बारे में बताया था। रियो ने ड्रैगन से इस दुनिया के बारे में पूछा था। ड्रैगन ने रियो को बताया था कि जिस लैंड पे वो है वो ईस्ट, वेस्ट और साउथ की तरफ से सी से घिरा हुआ है। नॉर्थ की तरफ जो माउंटेन है उनके पार एक और कॉन्टिनेंट है। तो अगर कभी भी रियो के पास कोई पर्सन आता है तो वो नॉर्थ साइड से ही ह्यूमन टेरिटरी से आया होगा। रियो एबल से कहता है कि उसे बस पता है। एबल ऐसा समझ ले कि ये नॉलेज ह्यूमन काइंड के बियॉन्ड का है। एबल भी भाई कोई सवाल नहीं करता। आगे बढ़ते हुए इनके सामने एक ग्रेफोन मॉन्स्टर आता है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। तभी रियो अपना दिमाग लगाता है। वो अपने पास का मीट फेंकता है और एबल को भी सेम करने को कहता है। हम देखते हैं कि ग्रेफोन मीट को लेकर यहाँ से निकल जाता है। आगे बढ़ते हुए एबल कहता है कि ये जगह कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। यहाँ पर बेहेमोथ, ग्रेफोन इन जैसे मॉन्स्टर भी हैं। इस जगह के बारे में एबल को कुछ पता ही नहीं था। तभी रियो कहता है कि बेहेमोथ से फाइट करने के लिए जो व्यूअर्स आए थे वो भी नॉर्थ साइड से आए थे, यानी यकीनन आगे इनका उनसे सामना जरूर हो सकता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रियो की बात बिल्कुल सच हो जाती है। इनके सामने व्यूअर्स होते हैं। रियो कहता है कि क्या वो इनसे लड़े, पर एबल कहता है कि नहीं, व्यूअर्स उन दोनों के लिए कुछ ज्यादा ही है। उनको हर्ट करने के लिए कम से कम 20 एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर चाहिए और इतना होने के बावजूद भी एडवेंचरर घायल जरूर होंगे। रियो बताता है कि आगे बढ़ना है तो इनको व्यूअर्स का सामना करना ही पड़ेगा। रियो एबल से पूछता है कि अगर व्यूअर्स जमीन पे रहे तो क्या वो उनका सामना कर पाएगा। एबल कहता है कि हाँ, अगर वो जमीन पे रहेंगे तो वो अपने स्वॉर्ड से उनको आसानी से स्लैश मार सकता है। रियो आगे बढ़ता है। एबल भाई बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। रियो आइस लांस का यूज करके व्यूअर्स की बॉडी को जमीन में स्टिक कर देता है और हम देखते हैं कि एबल अपने कॉम्बैट इम्पालमेंट का यूज करके इनको खत्म कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर और व्यूअर्स भी आ जाते हैं। वो एबल पे अटैक करने लगते हैं। एबल अटैक को डॉज कर देता है। रियो आइस लांस का यूज करके इन व्यूअर्स पे भी अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इन्होंने यहाँ के सभी व्यूअर्स को खत्म कर दिया होता है। एबल उनके बॉडी से जेम भी निकाल देता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि व्यूअर्स से फाइट करना कभी इतना आसान भी हो सकता है। तो क्या तुम्हें लाइफ और डेथ जैसी बैटल करना पसंद है? हाँ? अरे नहीं यार, ऐसा
बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो सामने फाइट क्या है ये परफेक्ट है, चलो इसी प्लान पे स्टिक रहते हैं। ये दोनों काफी आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आते समय इन्होंने काफी सारे वीवन को हंट कर दिया था। इनके पास अभी बहुत सारे मैजिक स्टोन आगे होते हैं। ये दोनों नॉर्थ में चलते चलते काफी दूर तक आगे होते हैं। अभी हम कहाँ पर होंगे? कहीं हम डेबोई एम्पायर में तो नहीं है ना? अरे नहीं, डेबोई एम्पायर तो किंगडम से नॉर्थ की तरफ है, तो ये डेबोई नहीं है। ये सुन के अच्छा लगा। एबल भाई समझ नहीं पा रहा होता है कि डेबोई एम्पायर से रियो को इतना क्या दुश्मनी जैसा बर्ताव लग रहा है। रियो कहता है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एम्पायर के खिलाफ नहीं है, उससे बस डेबोई ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एबल को भी याद आता है कि हाँ रियो ने उसे ये बताया था। खैर तभी इनको सामने एक रोड दिखता है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा होता है। एबल रोड की दिशा और पीछे के माउंटेन को देखता है। वो समझ गया होता है कि आखिर वो कहाँ पर है। वो रियो को बताता है कि अगर वो रोड को वेस्ट की तरफ से फॉलो करेंगे तो वो कैलाडी टाउन में पहुंच जाएंगे। रियो भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है कि फाइनली अभी वो टाउन में जाएगा। एबल कहता है कि कैलाडी टाउन के फूड भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, रियो को उनको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि दोनों कैलाडी टाउन के एक रेस्टोरेंट में आगे होते हैं। या एबल रियो से कहता है कि जब वो लूना टाउन में जाएंगे वहाँ पर वो रियो का एडवेंचरर के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। गिल्ड कार्ड से इन्फॉर्मेशन की वैल्यू डबल हो जाती है और अगर फिर से रियो किसी और टाउन में जाना चाहेगा तो गिल्ड कार्ड की वजह से उसे वहाँ पर एंट्री फीस भी देने की कोई जरूरत नहीं होगी। तब यहाँ पर इनका खाना आ जाता है। रियो देखता है कि खाने में राइस करी है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि करी राइस उसकी फेवरेट ही होती है। रियो भाई तुम इसको इतना क्यों कर रहे हो? क्या उसमें कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं यार मैं तो इसे बस प्यार से देख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। हम देखते हैं कि रियो करी का एक बाइट लेता है और उसे वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। रियो उसे घपा घप खाने लगता है। अगर रियो और राइस करी को ऑर्डर करता है। और एबल लून टाउन में भी करी राइस है ना? हाँ भाई है, चिंता मत कर। ये सुनने के बाद रियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन ये अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और फाइनली हम देखते हैं कि ये लून टाउन तक पहुंच ही जाते हैं। यहाँ टाउन का गेट के ऊपर नीमूर एबल को देख के हैरान हो जाता है। नीमूर कैसे हो? काफी समय हो गया देखे हुए। अरे आप तो गुम हो गए थे। हाँ लेकिन मैं जिंदा हूँ और वापस आ चुका हूँ। ये सब रियो का शुक्र है। हाँ क्या? एबल को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो ये इसकी इंटरव्यू है। ओके सब कुछ ठीक है, आप दोनों आराम से जा सकते हैं। ये दोनों सीधा पहले गिल्ड की तरफ जाने का सोचते हैं। एबल रियो से कहता है कि वो वहाँ उसका रैंक अप के साथ रजिस्ट्रेशन करवाएगा। रियो पूछता है कि रैंक अप क्या है? एबल बताता है कि अगर रियो नॉर्मली गिल्ड में रजिस्टर होता है तो उसकी रैंक F होगी, लेकिन बी या उससे ऊपर वाले रैंक के एडवेंचरर की सिफारिश से रियो को E या D से स्टार्ट वो करवा सकता है। ये बात सुन के रियो समझ जाता है कि एबल कम से कम B या उससे ऊपर रैंक का है। एबल रियो को बताता है कि जितनी ज्यादा बड़ी रैंक होगी उसी हिसाब से हाई क्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है और क्वेस्ट को कंप्लीट होने के बाद रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। खैर रियो के पास तो बहुत सारे मैजिक जेम है तो एबल को अभी रियो के पैसों के लिए कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन रियो पूछता है कि आखिर मैजिक स्टोन वैल्यूएबल तो है ना? इसके बारे में अभी एबल को भी पता नहीं होता क्योंकि आज तक उसने भी कभी इतने सारे को एक साथ सेल नहीं किया है। वो रियो को बताते हैं कि अगर उनके पास जितने भी मैजिक स्टोन है उनको एक साथ बेच दिया जाए तो पूरा मार्केट की प्राइस ही क्रैश हो जाएगी। हालांकि एबल रियो से कहता है कि गिल्ड मास्टर इसके लिए कुछ करेंगे। ये दोनों एडवेंचरर गिल्ड के सामने आ गए होते हैं। दोनों अंदर आ जाते हैं। एबल को देखने के बाद सभी एडवेंचरर्स भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो सभी एबल के पास आ जाते हैं। इससे रियो को पता चलता है कि भाई एबल तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। एबल अभी उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है तो रियो यहाँ पर बाहर आ जाता है। तभी उसके सामने यहाँ टाउन में इकलौती जो एल्फ है वो आ जाती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है। लड़की रियो से कहती है तुम्हारा वो आउटफिट वो तो फेरी किंग का है, काफी अच्छा दिख रहा है, लगता है कि उसे तुम काफी पसंद आ गए। माफ करना मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ, मैं आशा करती हूँ कि हम फिर से मिलेंगे। तभी एबल बाहर आता है। अरे यार तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो अंदर आ जाओ। तो दोस्तों ये है रियो, ये वो बंदा है जिसने मेरी जान बचाई है। ये भी एडवेंचरर के लिए रजिस्टर करने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मेरा नाम रियो है। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। सभी रियो को एबल को बचाने के लिए थैंक्स कहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एबल यहाँ रियो का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आया होता है। वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो अपनी सिफारिश से रियो को डी रैंक से इंटर करवाना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट पहले थोड़ी सी हैरान हो जाती है। खैर वो कहती है कि वो रियो को डी रैंक पे इंटर करवाएगी, लेकिन प्रोसेस को करने के लिए पहले रियो को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का प्रूफ देना होगा। एबल कहता है कि हाँ बिल्कुल। एबल अभी गिल्ड मास्टर से मिलना चाह रहा होता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आप दोनों मीटिंग रूम में वेट करो, मैं उनको वहाँ पर भेज दूंगी। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों मीटिंग रूम में बैठे हुए हैं। जैसे गिल्ड मास्टर को ये न्यूज मिलती है कि एबल वापस आ गया है, वो दौड़े दौड़े यहाँ पर चले आते हैं। एबल को ठीक देखने के बाद उनके जान में जान आती है। गिल्ड मास्टर आपको चिंता में डालने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन अभी मैं वापस आ चुका हूँ। हमारे गाँव भर की न्यूज सुनने के बाद मुझे लगभग हार्ट अटैक आ गया था। वैसे ये मैजिशियन कौन है? ये है रियो, इसने मेरी जान बचाई है। हाँ क्या? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है ह्यूज मैग्नस, मैं यहाँ इस गिल्ड का मास्टर हूँ। आगे एबल गिल्ड मास्टर से कहता है कि वो रियो को रैंक अप करके डी रैंक पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है। गिल्ड मास्टर को भी इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो भी कहते हैं कि ऐसा करने के लिए उनको प्रूफ चाहिए कि रियो कितना स्ट्रॉन्ग है। एबल कहता है कि रियो उससे भी स्ट्रॉन्ग है। गिल्ड मास्टर को इस बात पे विश्वास नहीं होता। खैर एबल गिल्ड मास्टर को रियो और उसने मिलकर खत्म किए हुए मॉन्स्टर के मैजिक स्टोन्स को दिखाता है। ये ग्रीन कलर के हैं, यानी विंड मैजिक से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी साइज और ये विविड कलर को देखा जाए, हाँ एबल ये मत कहना कि ये वीवन से है। हाँ ये उनसे ही है। नामुमकिन, ये इतने सारे। आखिर तुमको कितने वीवन से फाइट करनी पड़ी? मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया है। हमने साउथ के मेलफस माउंटेन के वीवंस को हंट कर दिया। हाँ क्या कहा तुमने? मेलफस माउंटेन? कार्डे टाउन का रोड देखने के बाद हमें समझ गया था कि हम कहाँ पर थे। मैंने सुना है कि मेलफस माउंटेन से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। नॉर्मल बंदे यहाँ तक एडवेंचरर भी उस माउंटेन के आस पास तक नहीं जाते। और तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम दोनों वहाँ से आते हुए ये सब किया। तो गिल्ड मास्टर क्या रियो की रैंक बढ़ाने के लिए इतना प्रूफ काफी होगा? हाँ हाँ ये तो मोर देन इनफ है। थोड़ी देर बाद हम देखते कि एबल की पार्टी क्रिम्सन सॉर्ड के बाकी के मेंबर्स
यहाँ पर उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। एबल को ठीक देखने के बाद ये सभी को बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलता है। एबल इन सभी को चिंता में डालने के लिए माफी मांगता है। इसका नाम लिन है, ये है रिया और ये बंदा इसका नाम है वॉरेन। चलो तुम सभी यहाँ पर बातें कर सकते हो, हमारी मीटिंग यहाँ पर हो चुकी है। रियो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देता हूँ। नीना रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी सामान चाहिए वो रेडी करो। जी मैं अभी करती हूँ। रियो यहाँ से जाने लगता है। एबल जाने से पहले रियो से कहता है कि ये सब होने के बाद वो रियो को कुछ जगह दिखाना चाहता है। रियो ठीक है कहता है। आगे हम रियो को गिल्ड मास्टर के रूम में देखते हैं। क्या सच में मैं एक डेरान के तौर पर रजिस्टर होने वाला हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि एबल कितना कैपेबल है। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि वो गिफ्टेड है, लेकिन मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। वो खुद से अकेला एक वीवर को नहीं हरा सकता। यानी बात तो पक्की है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो, लेकिन तुम्हें डी रैंक आराम से दी जा सकती है। थोड़ी देर बाद नीना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो लेके आ जाती है। सबसे पहले रियो का इंटरव्यू होता है। चलो तो तुम्हारा नाम रियो है, मैं तुम्हारा क्लास मैजिशियन लेती हूँ। हाँ मैं एक मैजिशियन ही हूँ। तो तुम्हारी मैजिक का एलिमेंट क्या है? वाटर। रियो यहाँ पर पहली बार आया होता है तो उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। नीना बताती है कि रियो के रजिस्ट्रेशन से 300 दिन तक वो यहाँ गिल्ड के लॉजिंग में रह सकता है। तो रियो तुम कभी भी डंजन में नहीं गए राइट? हाँ मैं नहीं गया। गिल्ड हर महीने एक चेकिंग रेड डंजन में भेजती है जहाँ रुकीज को काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही डंजन में क्या क्या करना होता है इसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्या तुम इन चीजों में इंटरेस्टेड हो? हाँ बिल्कुल, इस महीने की रेड परसों होने वाली है। लिस्ट में मैं तुम्हारे नाम भी ऐड कर देती हूँ, तो प्लीज परसों 9 बजे टाइम पे आ जाना। क्या 9 बजे? टाउन में एक क्लॉक टावर है, वहाँ से तुम टाइम को ट्रैक कर सकते हो। चलो अब तुम्हारा रिटर्न इंटरव्यू खत्म हो गया। एक्चुअली रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट होगा। नीना रियो को एक क्रिस्टल पे हाथ रखने को कहती है। रियो हाथ रखता है। नीना रजिस्टर कहती है और हम देखते हैं कि रियो का गिल्ड कार्ड तैयार हो जाता है। ये लो रियो, ये है तुम्हारा गिल्ड कार्ड। कांग्रेचुलेशंस, अब तुम ऑफिशियली रजिस्टर हो चुके हो। नीना और रियो यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम रियो और एबल को एक साथ देखते हैं। रियो एबल से पूछता है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। एबल बताता है कि रियो ने एबल को टाउन में पहुंचाया है तो इसका पेमेंट रियो को मिलने वाला है। वो लोग वही पेमेंट लेने के लिए जा रहे हैं। रियो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और एक स्टाफ ली जाए। एबल तुम कितने अच्छे हो यार, पर ये स्टाफ किस लिए? अरे यार तुम एक मैजिशियन हो ना, मैंने नोटिस किया तुम्हारे पास स्टाफ नहीं है। हाँ पर मैं यूज नहीं करता। मैजिक तो बिना स्टाफ के भी मस्त है यार। ऐसे मिली वेपन की जरूरत पड़ी तो मेरे पास एक स्वॉर्ड है, मैं उसका यूज कर सकता हूँ। रियो तुम एक स्वॉर्ड को भी चला सकती हो, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई भी स्वॉर्ड नहीं है। अरे वो यहाँ पर है। अबे यार ये तो एक नाइफ जैसा है। सच में वो स्वॉर्ड है क्या? यहाँ पर एबल को कहाँ पता होता है कि इस स्वॉर्ड में रियो अपने वाटर मैजिक को डाल सकता है और वो स्वॉर्ड बड़ी हो जाती है। खैर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है रियो को उसका पेमेंट मिल गया होता है। एबल अंदर ही होता है और रियो के कपड़ों के लिए खुद पे कर रहा था। रियो ने एबल से इस दुनिया के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। रियो को पता चलता है कि यहाँ पर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं और एक महीने में 30 दिन होते हैं। उसके कपड़े का मेजरमेंट भी यहाँ पर सेंटीमीटर में किया गया था और यहाँ पर उसे रियल दुनिया जैसी करी राइस भी खाने को मिली। रियो समझ जाता है कि ये दुनिया फंडामेंटल्स के मामले में उसके रियल दुनिया जैसे ही है और शायद से रियो से पहले यहाँ पर कोई उसी की दुनिया से रीइंकार्नेट हुआ होगा। एबल बाहर आ जाता है और वो रियो से कहता है कि उसने कुछ अरेंज किया है। हमें रात में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एबल के वापस आने से और रियो के यहाँ पर एक गेस्ट के तौर पर यहाँ पर एक पार्टी अरेंज की होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि नीना रियो को गिल्ड के लॉज के एक कमरे में ले जा रही होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलरेडी 2 एडवेंचरर रह रहे होते हैं और नीना को यहाँ पर देखने के बाद एक बंदा बहुत ज्यादा पगला जाता है। हम देखते हैं कि इसका नीना पे क्रश होता है। खैर नीना इन दोनों को रियो से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि अब से वो इन दोनों के साथ ही रहने वाला है। ये दोनों बहुत ही अच्छे होते हैं। वो रियो को दिल से वेलकम करते हैं। इसका नाम है निल्स और पीछे वाले बंदे का नाम है एटो। ठीक है रियो, अब मैं चलती हूँ, कल टाइम से आना मत भूलना। हाँ बिल्कुल, यहाँ का रास्ता दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। अरे यार नीना कितनी सुंदर है ना। क्या निल्स तुम फिर से चालू हो गए यार? तुम्हें पता है ना कि कलर्स के लिए बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है। हाँ भाई मुझे पता है यार, हर बंदे का सपना होता है कि वो कोई एक बिग शॉट बन जाए और एक अच्छी सी लड़की के साथ शादी करके अपना घर बसाए। तभी हम देखते कि नीना यहाँ पर फिर से आ जाती है। माफ करना पर हमारे पास एक और न्यू रजिस्टर एडवेंचरर है जो कि लॉज को ढूंढ रहा है। हेलो मेरा नाम एमोन है, मुझे यहाँ रहने देने के लिए थैंक्स। वाह तुम तो काफी यंग हो यार, तुम एडवेंचरर कैसे बने? हाँ मैं अभी 16 साल का हुआ हूँ, लेकिन मेरी फैमिली गुजर गई है, सोचा एडवेंचरर बन के अपना गुजारा करूँ, इसलिए मैं यहाँ लून टाउन में आ गया। यहाँ पर लगभग सभी का यही सीन है भाई। वेलकम। रियो एमोन भी कल डंजन रेड के लिए अटेंड करने वाला है, तो तुम दोनों एक साथ आ सकती हो। हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम है रियो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। इसके बाद हमें एबल को उसके पार्टी मेंबर के साथ दिखाया जाता है जब उसे इन सभी को रियो ने क्या क्या किया इसके बारे में बता दिया होता है, जो कि इन लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता। फिर कहती है आइस वाली वाटर मैजिक में काउंट होता है, ठीक है, पर तुम कह रहे हो कि वो इतनी बड़ी आइस वाल थी कि एयर स्लैश उसे स्लैश नहीं कर पाया, और ऊपर से एबल तुम ये भी कह रहे हो कि उसने हवा में ही बड़ी सी आइस वाल को बना दी थी जो स्क्वायर शेप में थी और उसने उसे सीधा मॉन्स्टर पे गिरा दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पर मैं झूठ क्यों बोलूं, उसने ये सब किया था। पहली बात, मैजिक को सिर्फ मैजिशियन के रेंज के अंदर ही कास्ट किया जा सकता है। स्पेल को कास्ट करना ये बात अलग है, पर उसे काफी दूर पे कास्ट करना ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है। लिनी शांत हो जाओ, एबल खुद कह रहा है उसने ये सब देखा है। इतना ही नहीं है, एबल ने तो ये भी कहा है कि उसने आइस स्पेयर को यूज करके वीवर्स को स्लैश कर दिया, ये भी इम्पॉसिबल है। वीवर्स के पास उनके अराउंड एक विंड शील्ड होती है जो कि मैजिक को डिफ्लेक्ट कर देती है। अरे हाँ यार, अभी मैं सोच रहा हूँ तो याद आ रहा है, ये तो सच है, पर मैंने जो देखा वो कुछ गलत नहीं है। जितना मुझे पता है बस एक ही पर्सन है जो कि ऐसा कुछ करने के कैपेबल था, द फेमस इन्फर्नो मैजिशियन। इन्फर्नो मैजिशियन, उनके बारे में रूमर्स है कि वो 1000 इंपीरियल ट्रूप्स को एक ही चार्ट में कास्ट कर देते थे। अपने सोलिटरी स्पेल से वो वीवर्स को राख बना देते थे और कहा ये भी चाहता है कि वो एक इंचार्टेशन से पूरे टाउन को वाइप कर सकते थे। रियो का उनसे कंपैरिजन थोड़ा बैठ रहा है, तो एबल जो तुमने भी कहा है अगर वो सही है, यानी रियो एक इनक्रेडिबल
खोज है, लेकिन अगर वो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया तो इससे भी बुरा ये होगा कि क्या होगा अगर वो इंपीरियल की साइड हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम इतने श्योर कैसे हो? क्योंकि इंपीरियल का नाम डेबू ही। ये सुनने के बाद ये तीनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। खैर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि टीचर यहाँ आज डंजन में जितने भी एडवेंचर जा रहे होते हैं उनको बताती है कि आज दोपहर को वो सभी डंजन की पहली लेयर में जाने वाले हैं। एमोन बॉय बहुत ही ज्यादा पैनिक था। रियो उसे चिल होने को कहता है। टीचर सभी से पूछते हैं कि अगर लेयर में जाने से पहले किसी को कोई सवाल करना है तो कर सकते हैं। रियो पूछता है कि सर क्या पहले क्लियर की हुई लेयर में तुरंत जाने का कोई रास्ता है? टीचर कहते हैं कि क्या बात है, मैं तो इम्प्रेस हो गया कि तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में पता है। साउथर्न प्रोविंस के कुछ डंजन में जहाँ तुमने बताया वैसे जा सकता है। हालांकि लून टाउन में जो डंजन है वहाँ ऐसे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और मैंने भी बस रूमर ही सुने हैं, तो मैं डिटेल्स में तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। रियो थर को थैंक्स कहता है। अबे यार ये तुरंत ट्रैवल का क्या सीन है? मैं तो हैरानी हो गया कि तुम्हें कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता है। हैरानी की कोई भी बात नहीं है कि तुम्हें एक डी रैंक पे हो रही हो। अरे कुछ नहीं यार, मैंने तो बस ऐसे ही सुना था तो पूछ लिया। आगे हम देखते कि ये सभी डंजन के पास आगे होते हैं। टीचर बताते हैं कि डंजन लून टाउन के सेंटर में है। हालांकि असली बात तो ये है कि इस टाउन को ही डंजन के अराउंड बनाया गया है। हर सारा डंजन में अभी मॉन्स्टर का पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इसे ग्रेट टीडर बोर कहा जाता है। मॉन्स्टर या सरफेस में नहीं आ सकते तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ डंजन के आसपास फुल प्रोटेक्शन है। मॉन्स्टर कभी भी टाउन के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। ये टाउन के आउटर वॉल देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अच्छा तो ये टाउन के आउटर वॉल आउटसाइड के अटैक से ये सेफ रखती है। हाँ, और यहाँ की वॉल्स डंजन के मॉन्स्टर को भी सेफ रखती है। लेकिन यहाँ पर एमोन भाई ग्रेट टीडर के बारे में सोच रहा होता है। उसे वो ग्रेट टीडर बोर एक तबाही जैसा साउंड कर रहा होता है। टीचर कहते हैं कि चिंता की कोई भी बात नहीं है। जैसे कि मैंने कहा है कि वो कुछ सालों में बस एक ही बार होता है। ऐसा नहीं है कि वो अभी के समय पे होने वाला है, तो तुम रुक इसको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे हमें यहाँ पे डंजन के पास वाले ऑफिस को दिखाया जाता है। जो कोई भी डंजन में जाता है तो उसका नाम और किस समय वो डंजन पे गया है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। इन सभी की इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था, तो ये लोग अभी सीधा डंजन के अंदर जा सकते हैं। रियो एमोन से कहता है कि भाई तू जरा रिलैक्स हो जा, जरा बड़ी सी ब्रेथ ले ले। एमोन भाई एक बड़ी सी ब्रेथ लेता है और रियो से कहता है कि उसे अभी थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है। रियो से कहता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, हम सब एक साथ हैं। आगे लोग डंजन के अंदर आगे होते हैं। टीचर इनसे कहता है कि ये डंजन की फर्स्ट लेयर है। यहाँ पर छोटे मोटे मॉन्स्टर हैं। ये लोग फ्रीली एरिया को देख सकते हैं। हम रियो और एमोन को देखते हैं जहाँ रियो को सामने से एक मॉन्स्टर सेंस हो रहा होता है। एमोन अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। रियो एमोन से कहता है कि वो मॉन्स्टर को अपने मैजिक से रोक लेगा, फिर एमोन उस पे अपनी स्वॉर्ड से वार करेगा। एमोन ठीक है कहता है। हम देखते हैं कि ये एक सोल्जर एंट मॉन्स्टर होती है। रियो को इसके बारे में पता होता है। इसने इस मॉन्स्टर के बारे में बिगिनर एडिशन मॉन्स्टर बुक में पढ़ा था। रियो एमोन से कहता है कि इस मॉन्स्टर को हराने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसके नेक पे हमला कर दिया जाए। रियो आइस लांस का यूज करके मॉन्स्टर को एक जगह पे स्टिक कर देता है। फिर आगे एमोन अपनी स्वॉर्ड का यूज करके मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। क्या बात है यार, हमने ये कर लिया। हाँ चलो अब इसका मैजिक स्टोन लेते हैं और यहाँ से वापस चलते हैं। रियो मॉन्स्टर के अंदर से मैजिक स्टोन को